सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा, क्योंकि हम मेंडल के नियमों को पढ़ रहे थे तो उसी के रिगार्डिंग ये लेक्चर 4 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, यानी कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, हिंदी में जिसको बोला जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के विषय में बात करने से पहले एक हल्का सा रफ बैकग्राउंड और ले लेते हैं। मेंडल ने गार्डन पी पर अपने प्रयोग किए हैं और लगभग 7 साल तक उन्होंने उस पर अपने प्रयोग जारी रखे और प्रयोग जारी रखने के बाद अलग अलग तरीके के उन्होंने प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, प्योरिटी ऑफ गैमीट भी जिसको कहा जाता है। फिर इसी से रिलेटेड जब अलग अलग टाइम पर कुछ साइंटिस्ट ने उनके जो विचार थे, उनके जो काम थे, उनको आगे बढ़ाया और कार्ल कोरेंस थे जिन्होंने डोमिनेंस से रिलेटेड उनका जो भी प्रिंसिपल आया था उस प्रिंसिपल को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाते हुए कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज अ गुड, बट समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी भी दिखाई देती है और को डोमिनेंसी भी दिखाई देती है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और को डोमिनेंसी दोनों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद थर्ड और इम्पॉर्टेंट जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि युग्मक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझने के लिए अभी तक जितने हमने क्रॉस पढ़े थे वो हमने मोनोहाइब्रिड पढ़े थे, यानी जैसे हमने टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करा लिए, हमने हमने रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस करा लिए और जब हमें हाइब्रिड्स मिल रहे थे तो पिंक कलर के मिल रहे थे। उसके बेस पर हमने जो प्रिंसिपल्स थे उन प्रिंसिपल्स को पढ़ा। इसी में अब हम पढ़ने वाले हैं जो ये वाला प्रिंसिपल। इसमें एक्चुअली डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि 2 कैरेक्टर्स को लिया गया है सीड के बेस पर। यहाँ पर जो रेशियो आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है कि जेनरेशन टू जेनरेशन कैसे जाता है, वो यहाँ पर है। तो 2 तरीके के कैरेक्टर यहाँ पर लिए गए थे। पहला तो सीड का कलर था एक येलो और दूसरे सीड का कलर लिया था ग्रीन। सीड का साइज था, यानी कि सीड कैसा दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक क्या था राउंड और दूसरा क्या था रिंकल्ड, यानी पीला हरा और गोल और झुर्रीदार, येलो ग्रीन एंड राउंड और रिंकल्ड। ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स यहाँ पर लिए थे, इसलिए इसको हमने इसको लिए क्या कहा जाता है, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अब इन दोनों के अंतर्गत कौन कौन से जो कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर डोमिनेटिंग आने वाले हैं और कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो यहाँ पर रिसेसिव आने वाले हैं। राउंड और येलो ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और रिंकल्ड और ग्रीन ये इसके कंपैरिजन में रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी कि अप्रभावी गुण जिसको हम कहेंगे। पहली तरफ हमने लिया है राउंड और येलो, दूसरी तरफ है रिंकल्ड और ग्रीन। अब रही बात की जब मेंडल ने इन प्रयोगों को लिखा था तो उन्होंने इसके लिए एक सिंबल का यूज किया था, अल्फाबेट का यूज किया था। तो उन अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर राउंड के लिए, चूंकि ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, कैपिटल R और इसके कंपैरिजन में इसके लिए लिया स्मॉल r। येलो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है तो इसके लिए लिया कैपिटल Y और ग्रीन के लिए लिया स्मॉल y। ठीक हो गया। अब जब क्रॉस हो रहा है तो किसके बीच हो रहा है, कैपिटल R और कैपिटल Y, यानी कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन में है कि स्मॉल r और स्मॉल y। तो इनके बीच में अब क्या होने वाला है, क्रॉस हो रहा है। चूंकि ये 4 यहाँ पर आ गए हैं तो आगे क्रॉस करने में दिक्कत होगी, तो हम यहाँ पर मैथमेटिकली एक कॉमन मान लेते हैं और इसको हमने क्या मान लिया है, यहाँ पर इन दोनों के लिए एक r और इन दोनों y के लिए एक y, हमने इसके लिए ये ले लिया। ऐसा ही यहाँ पर है, इसके लिए यहाँ पर ले लिया स्मॉल r और यहाँ पर ले लिया है इसके लिए स्मॉल y,
ताकि आगे जब हम क्रॉस करें तो उस क्रॉस को करने में हमें थोड़ा सा इजी हो जाए, बहुत बड़ा सा क्रॉस ना बने। अब पेनेट स्क्वायर भी अगर हम बनाते हैं तो पेनेट स्क्वायर से भी क्या हो जाता है, बहुत बड़ा सा एक स्क्वायर आएगा और रिजल्ट यही फाइंड आउट होना है क्योंकि दोनों ये सेम है। तो इसके बेस पर क्या किया, कॉमन लेकर हमने इसको आगे करना है। अब जब हमने इसको कॉमन ले लिया और इनके बीच में यहाँ पर आगे क्रॉसिंग हो रही है, जब आगे क्रॉसिंग होगी तो यहाँ पर हमें जो सीड मिलेंगे वो किस तरीके के होंगे, वो हमें पता है कि ये वाले कैरेक्टर और ये वाले कैरेक्टर आपस में क्या हो जाते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं या आपस में मिक्सिंग हो जाती है। 50-50% दोनों कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये इसको एरो से इंडिकेट करती हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों आ गए क्योंकि 50-50% कैरेक्टर आने थे वैसे भी, और यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक हो गया। अब ये कैसे हुए, कैपिटल आर किसके लिए था, राउंड के लिए, कैपिटल वाई किसके लिए था, येलो के लिए। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि जो ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है वही बिहेवियर यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर मिलने वाले सीड किस तरीके के हो गए, ये यहाँ पर मिलने वाले सीड कैसे हो गए, राउंड और येलो, ठीक हो गया। कैसे सीड हो गए ये, राउंड और येलो। अब रही बात कि ये तो फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, इस फाइनल रिजल्ट को हम बार बार ऐसे क्रॉस करके निकाल के ना करके हम क्या करते हैं, एक पेनेट स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पर इसके आगे का जो क्रॉसिंग है, यानी कि ये जो फर्स्ट जेनरेशन है वो हमें राउंड येलो मिल रही है। इसमें कहीं क्वेश्चन पढ़ा था मैंने कि जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हम के बारे में जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो उसमें जो F1 जेनरेशन में सीड्स मिले थे वो किस तरीके के सीड थे, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस थे, रिंकल्ड ग्रीन था, राउंड ग्रीन था, इस तरीके के ऑप्शन थे। तो आप ध्यान रखेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और उसमें कैसे यहाँ पर मिलेंगे राउंड और येलो, ठीक हो गया। ये कौन सी जेनरेशन है, ये जेनरेशन है F1, और ये कौन सी थी, पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं पेरेंट जेनरेशन या P जेनरेशन। अब क्रॉस तो यही नहीं रुकेगा क्योंकि हमें F2 जेनरेशन तक करना है इसको आगे। तो F2 जेनरेशन के लिए ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ या मैं इसको इरेज कर देती हूँ और इसको पूरा, क्योंकि अब हमारा जो क्रॉस बढ़ेगा वो यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से आगे बढ़ेगा तो इसको यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं। क्या आया था यहाँ पर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये हमारी कौन सी जेनरेशन आई थी, F1 जेनरेशन आई थी। अब इसमें क्या करना है, क्रॉस आगे बढ़ेगा क्योंकि F2 जेनरेशन तक जाना है। टोटल कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4। तो ऐसे ही 4 कैरेक्टर को ध्यान में रखकर हमें यहाँ पर क्या करना है, एक स्क्वायर फॉर्म करना है जिसको पेनेट ने इजाद किया था, तो इसीलिए उनके नाम से इसको क्या कहा जाता है, पेनेट स्क्वायर ही कहा जाता है। ये और ये इस तरीके से, और इसमें क्या करना है, 4 पार्टीशन, 1 2 3 4 इधर हो गए और 4 ही इसमें क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। एक तरफ मेल गैमीट, दूसरी तरफ फीमेल गैमीट को हम इंडिकेट यहाँ पर ऐसे कर लेंगे क्योंकि गैमीट का इंडिकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रही बात, सारा क्रॉस ऐसे 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 करना बहुत मुश्किल होता, तो इसके लिए यहाँ पर पेनेट स्क्वायर का यूज किया गया है। कई बार जब आप वाइवा देते हैं या एक जनरल क्वेश्चन होते हैं, जब आप बायोलॉजी से रिलेटेड अगर सपोज ये टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करने को कह दिया, सपोज आप लेक्चरर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हालांकि अब इंटरव्यू खत्म हो गए, इन जनरल सपोज किसी ने आपसे पूछ ही लिया, तो यहाँ पर हमने पेनेट स्क्वायर का यूज क्यों किया। कोई ऐसा टेक्निकल, ये बहुत बड़ा सा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है। एक्चुअली ये क्रॉसिंग जो हम जनरल ट्रेडिशनल क्रॉसिंग करते हैं वो होने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्प्योरिटीज के चांसेस रहते हैं, मिक्स हो सकती हैं लाइंस, तो इसलिए यहाँ पर जो भी हमें क्रॉस मिलेगा वो बड़ा क्लियर कट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब रही बात, यहाँ कैरेक्टर ले लेते हैं, इसकी क्रॉसिंग अगर हम इससे कराते हैं तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल आर, और क्योंकि देखिए ये है जो उसका राउंड और रिंकल्ड वाला कैरेक्टर और ये कलर वाला कैरेक्टर, तो एक साइज और एक कलर क्या होगा, आपस में हमें कॉमन कैरेक्टर लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पहले वाले ब्लॉक में क्या लिया है, इसकी क्रॉसिंग, देखिए इसको ऐसे समझिए तब आपको शायद इजीली समझ में आएगा। ये है, इसका क्रॉस इससे हुआ,
तभी तो ये कैपिटल आर और ये आया। इसका क्रॉस इससे हुआ कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इससे हुआ स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और इसका क्रॉस इससे हुआ तो कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, ये जो चार सिचुएशंस हमें मिली हैं, हम इन्हीं चारों को यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले ब्लॉक में मैंने लिखा है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, पहले मैं कलर को ही प्रियोर कर रही हूँ यहाँ पर, तो कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तीसरे नंबर पर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और चौथे नंबर पर क्या आएगा जो हमारा बचता है लास्ट वन, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब आप पेनेट स्क्वायर लिखेंगे तो जो सीक्वेंस में आपने यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हैं, गैमीट के इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर नंबर ये सारे लिखने होंगे। सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो जो भी हमारा रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमारा खराब हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इनकी क्रॉसिंग करनी है। इसकी क्रॉस इससे होता है, तो क्या हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार इजी कर देती हूँ कि जब हम इसको क्रॉस कराएंगे इससे, तो बहुत इजी फॉर्म अगर मैं कहूँ, बाकी आपका जो भी तरीका है वैसे करिएगा, लेकिन अगर आपको इजी करने की बात कहूँ तो आप इसका क्रॉस पहले इससे कराइएगा, मतलब ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसे चाहे तो आप एक टेबल फॉर्म में मान लीजिए कि आपको यहाँ पर टेबल पढ़ना है 2, 3, 4 और 5 का, यहाँ 1, 2, 3 और 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। इस तरीके से हम क्या सोचें, इसको पहाड़े की तरीके से सोचें तो शायद आसान हो जाएगा। बाकी नहीं तो आप एक सीरीज को पूरा करेंगे तो इसका मल्टीपल इन सबसे होना है। अंडरस्टूड मान लीजिए कि ये मल्टीपल आर वाई, ये मल्टीपल आर वाई, क्योंकि पहला ब्लॉक मैंने ये लिया है। ठीक हो गया। चलिए, अब इसमें क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, आर आर कैपिटल वाई कैपिटल ये वाई यहाँ पर आ जाएगा। जब हम इसको सारा लिख लेंगे तो ये हमारा इस तरीके का क्रॉस पूरा बन जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि इसका जैसे कैपिटल आर ये आ गया। रफली एक बार रैंडम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाला है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई है और ये कैपिटल वाई है। यहाँ पर आर कैपिटल है, आर स्मॉल है, तो दोनों को सीक्वेंस में लिख दिया। अब रही बात कि जब दोनों एक साथ होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, सपोज कोई भी अल्फाबेट माना कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है, अगर ये साथ साथ है तो हमें, चूंकि हमने मान लिया है या हमें पता है कि मेंडल ने हमें बताया है कि जो अल्फाबेट हमारा कैपिटल में रहता है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, तो हम उस डोमिनेटिंग कैरेक्टर को प्रायोरिटी देंगे और उसको सबसे पहले लिखेंगे। इस तरीके से हमारा पूरे का पूरा पेनेट स्क्वायर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब रही बात, ये जो हमें सारा का सारा रिजल्ट मिला है, ये कौन सी जेनरेशन का रिजल्ट मिला है, ये हमें मिला है F2 जेनरेशन का रिजल्ट। यहाँ पर कौन कौन से गैमीट मिलते हैं, सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं राउंड और येलो। हमें जो मिलने वाले हैं वो क्या मिलने वाले हैं, राउंड येलो। कितने मिलेंगे अभी लिखते हैं, काउंट करते हैं और उसको देखते हैं कि कितने मिलेंगे। फिर हमें दूसरे नंबर पर काउंटिंग में आएंगे राउंड ग्रीन, कितने मिलेंगे अभी हम इससे काउंट करेंगे तो हमें एक रेशियो मिल जाएगा यहाँ पर। फिर आएंगे रिंकल्ड येलो, यानी कि झुर्रीदार पीले, और फिर लास्ट में आएंगे रिंकल्ड ग्रीन। क्या आएंगे, रिंकल्ड ग्रीन। हम इनका रेशियो यहाँ पर निकालने वाले हैं, कैसे आएगा। अब देखिए, पहले अगर रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो फाइंड आउट करने से पहले जितना हमारे पास ये रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पर ये बताने की कोशिश थी मेंडल की कि जब भी हम ये इसके विषय में पढ़ेंगे कि तो इसमें ये कहता है कि कोई भी हमने 2 ट्रेड्स लिए हैं, 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पर कंबाइन हुए हैं हाइब्रिड्स के फॉर्म पर। ठीक है,
दो डिफरेंट ट्रेट्स हैं जो आपस में कैसे हुए हैं, हाइब्रिड फॉर्म में कंबाइन हुए हैं। और जब ये कंबाइन यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर एक पेयर का सेग्रीगेशन होता है और वो सेग्रीगेशन बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है कि दूसरे पेयर का सेग्रीगेशन या विलगन या अलग होना या पृथककृत होना किस तरीके का होगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही बताता है कि जब हमने दो कैरेक्टर्स की इंटरमिक्सिंग की है, यहाँ पर दो डिफरेंट ट्रेट्स लिए हैं और जब हम उनकी इंटरमिक्सिंग करते हैं और F2 जेनरेशन हम देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से असॉर्टेड फॉर्म में आ जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि वो आपस में इस चीज को नहीं देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से सेपरेट हुआ है, दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। तो ये यहाँ पर मेंडल ने बताने की कोशिश की थी। अब हमें कितने कैरेक्टर मिल रहे हैं, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर हम इनमें फाइंड आउट करेंगे ना तो हमें टोटल यही 4 कैरेक्टर मिलने वाले हैं। काउंट कर लेते हैं, अगर कुछ छूटेगा तो देख लेते हैं कि हो सकता है यहाँ पर कोई कैरेक्टर हमसे छूट गया हो। राउंड येलो का मतलब क्या हुआ, राउंड इज द डोमिनेटिंग कैरेक्टर, क्लियर। तो हमें कैसे मिलने चाहिए, राउंड येलो ढूंढने हैं तो राउंड, क्लियर, और ये मिलना चाहिए या तो मुझे या मुझे ये मिलना चाहिए। अभी हम काउंट करते हैं तो पता चलेगा। राउंड येलो मतलब हमारा क्या था, ये था। अब सबसे पहले देखिए, अगर मुझे मान लीजिए ऐसा भी मिलता है जैसा मैं लिख रही थी, ये भी मिलता है, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, तो भी है तो राउंड, और इसके कंपैरिजन ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है तो ये रहेगा येलो। तो हमें हर कोई ऐसे वाला ढूंढ लेना है। पहले नंबर पर आपका क्या हुआ, ये तो हमारा है ही राउंड येलो। फिर दूसरे नंबर पर देखें, आर, स्मॉल आर, कैपिटल, ये भी हमारा क्या हो गया, राउंड और येलो। कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ गया, राउंड येलो, ये भी हमारा क्या हो गया, राउंड येलो। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये रहा राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9, हमें मिल गई है 9। देखिए आर कैपिटल स्मॉल वाई है तो काउंटिंग में देख लें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो राउंड येलो हमें टोटल कितने मिले, 9। इन 9 को अगर हटाऊं तो एक बार क्रॉस चेक कर लूं, ये राउंड है बट ये येलो नहीं है, ये रिंकल्ड है, हाँ ठीक हो गया। तो राउंड येलो हमें कितने मिले हैं टोटल, इसमें से 9। दूसरे हमें क्या ढूंढने हैं, राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन जो हमें ढूंढने हैं वो कितने मिलेंगे, राउंड मतलब कैपिटल आर और ग्रीन मतलब कैसे मिलने चाहिए हमें, स्मॉल वाई। राउंड ग्रीन अगर मुझे मिलेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई। राउंड येलो, राउंड ग्रीन ढूंढने हैं मुझको, राउंड राउंड राउंड, ये रहा 1 2, राउंड ग्रीन 3, ठीक हो गया। तो राउंड ग्रीन मुझे कितने मिले हैं, 3। अब मैं ढूंढने हैं रिंकल्ड येलो, साफ साफ दिख रहा है, ये रहा रिंकल्ड। एक मैं इसको अलग बना देती हूँ ऐसे, इसको भी मैं अलग बना देती हूँ ऐसे, और इसको भी मैं अलग बना देती हूँ ऐसे। तो ये भी मुझे कितने मिले, 3। कोई ब्लॉक इधर नहीं छूटा, केवल क्या छूटा है, एक ब्लॉक छूटा है हमारा ये वाला, और ये हमारे कैसे होंगे, रिंकल्ड ग्रीन। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो यहाँ पर रेशियो आता है वो रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1। पूछा जाता है ये भी प्रश्न कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो रेशियो फाइंड आउट होता है वो कौन सा रेशियो होता है और किस तरीके का वो रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट होता है। एक्चुअली यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस जो था, ये पूरा डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो इस डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो यहाँ पर पढ़ा हमने या जो भी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसमें एक्चुअली क्या है कि इसकी टेस्ट क्रॉस भी किया गया। टेस्ट क्रॉस के अकॉर्डिंगली कैसे बताया गया कि हम इसको एक टेस्ट क्रॉस करते हैं, जैसे हमने पढ़ाई था लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ा था। मैं इसको लिख देती हूँ जरा। तो हम इस डाईहाइब्रिड क्रॉस का एक टेस्ट क्रॉस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। कैसा होगा डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस,
यहाँ पर दो कैरेक्टर लिए, देखिए कोई भी प्रोगेनी आएगी यहाँ पर, जो हमें F1 जनरेशन मिल रही है, F1 जनरेशन हमें कैसे मिल रही है, हाइब्रिड जनरेशन मिल रही है, जिसमें दोनों पेरेंट के 50-50% कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सपोज यहाँ टॉल और ड्वार्फ में लेते हैं, टॉल और ड्वार्फ का एक एग्जांपल अगर यहाँ पर लें तो हमारा मान लीजिए दो कैरेक्टर हैं, एक टी और टी है और एक आर और आर है, तो ये हमारा कैसा मिलती है, जो हमारी जनरेशन फर्स्ट जनरेशन आएगी, जो दो कैरेक्टर मैंने लिए हैं तो ऐसे मिलेगी, ठीक है, F1 जनरेशन में। अब हमें टेस्ट क्रॉस कराना है। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं कि हम जो रिसेसिव पेरेंट होता है उस रिसेसिव पेरेंट के साथ एक क्रॉस कराते हैं और तब हम टेस्ट करते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। ये तो हमारा हाइब्रिड आ गया, रिसेसिव पेरेंट इसका कौन सा होगा, टी और टी ये होगा, ठीक है। इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास कोई चार सिचुएशंस आएंगी। अभी हमने पढ़ाई कि जो हमने ये चार सिचुएशंस पढ़ी थी, यहाँ पर ऐसी ही चार सिचुएशन यहाँ पर आने वाली है। तो हम इन चार सिचुएशन को अब इस तरीके के एक ब्लॉक में लिख लेते हैं, कौन सी वो चार सिचुएशन है जो हमें यहाँ पर मिलनी है। हम इसका डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, उसको डिटेल कर रहे हैं। तो तीन कौन सी आएगी, कैपिटल टी और कैपिटल आर, पहली स्थिति ये हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, कैपिटल टी और स्मॉल आर। तीसरी क्या हो जाएगी, स्मॉल टी हो जाएगी और कैपिटल आर, स्मॉल टी और कैपिटल आर, और स्मॉल टी और स्मॉल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर, ठीक हो गया। ये हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, अगर हम सबको देखें, यहाँ पर सबको देखने के बाद भी यहाँ पर क्या मिलेगा, सारा का सारा जो रेशियो इनके बीच में किससे करना था, रिसेसिव पेरेंट के साथ करना था, तो कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल आर के साथ करना था। इनके साथ जब हम देख रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल आर आएगा, दोनों स्मॉल टी और ये आएगा, और दोनों स्मॉल टी और दोनों स्मॉल आर, हमारा ये रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या आया है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उस डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी रेशियो हमें क्या मिलेगा, 1:1:1। ये रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट होगा। अगर इसी को सिंपल मैथमेटिकल रूल के बेस पर इस जेनेटिक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें तो हम मान लीजिए जीन पेयर नंबर मान लेते हैं n। टोटल नंबर ऑफ जीन पेयर क्या है, n इक्वल्स टू जीन पेयर, कोई भी जीन पेयर, इसकी जगह हम 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, मतलब अगर हम मैथमेटिकली इसे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट कितने हो जाएंगे, हमें पता है दो तरीके के गैमीट होते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, n² हो जाएगा, मतलब दो तरीके के होते हैं, तो कैसा हो जाएगा 2n या 2 की पावर n, ये टोटल तरीके के जो भी हमें गैमीट मिलेंगे वो मिलेंगे। अब डिफरेंट टाइप जो गैमीट यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, 3 पावर n, ठीक हो गया। फिनोटाइप कितने प्रोड्यूस होंगे, 2 पावर n। सबको अगर मान लीजिए n इक्वल्स हमने 1 वैल्यू रख दी तो 2 ये भी कितने आने वाले हैं, जीन पेयर हमने मान लिया 1 पेयर के लिए है, हम ज्यादा पेयर मान ही नहीं रहे, हमने कहा कि 1 पेयर है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ गैमीट, जो यहाँ पर अलग अलग टाइप के गैमीट बनेंगे, जो हमने 2n लिखा था, तो वो कितने हमारे बन जाएंगे, 2 ही हमारे टाइप ऑफ गैमीट बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 आ गई ना, तो टाइप ऑफ गैमीट कितने आ गए हमारे, 2 ही आ गए यहाँ पर, क्लियर हो गया। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर जो 3 और पावर n लिखा था, इसका मतलब जो हमारे डिफरेंट जीनोटाइप यहाँ पर बन रहे थे वो डिफरेंट जीनोटाइप कितने होंगे, डिफरेंट जीनोटाइप 3 ही होंगे, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा हमने जब रेड और व्हाइट प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया था तो भी हमें 3 तरीके का ही मिल रहा था, एक रेड मिल रहा था, एक व्हाइट मिल रहा था और पिंक मिल रहा था, और उसके बेस पर जो हमारा जीनोटाइप आया था वो 1:2:1 का आया था। तो टोटल यहाँ पर भी प्रूफ हो रहा है कि टोटल जीनोटाइप कितने मिलेंगे, हमें 3 ही जीनोटाइप वहां मिलने वाले हैं, ठीक हो गया। अब लास्ट वन लिखा था 2 की पावर ये n के लिए, टोटल कितने फिनोटाइप मिलने वाले हैं, टोटल फिनोटाइप हमें कितने मिलेंगे, 2। ये एक तरीके का मैथमेटिकल प्रूवन है कि इस तरीके का यहाँ पर आएगा। देखिए 2 ही फिनोटाइप मिल रहे थे, अगर हमने टॉल और ड्वार्फ की हमने बात की थी तो हमें 3:1 का रेशियो मिल रहा था
यानी कि लंबे पौधे और बौने पौधे ही मिल रहे थे, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट ही यहाँ पर हमें मिल रहे थे। तो वो चीज भी प्रूवन हो गई कि जीनोटाइप 3 तरीके के होंगे और फिनोटाइप क्या होंगे, 2 होंगे। टाइप ऑफ गैमीट कितने होंगे, 2 ही तरीके के टाइप ऑफ गैमीट लिखे हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर। और हमने जो यहाँ पर जीन पेयर लिया है, अगर एक जीन पेयर लिया है तो 2 टाइप ऑफ गैमीट होंगे, 3 जीनोटाइप होंगे और 2 ही फिनोटाइप होंगे। अगर इसको मैं n की जगह 2 मान लूं तो ये कितने हो जाएंगे, n इक्वल्स माना, जो जीन पेयर लिए हैं मैंने 2 जीन पेयर ले लिए, तो यहाँ पर जीनोटाइप कितने, सॉरी टाइप ऑफ यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ 3 तो ये कितने हो जाएगा, इसी का मल्टीपल पावर बढ़ जाएगा 3, जो भी आपने n की जगह 1 रखा है उसको 2 रख दीजिए, 3 3 जार 9, फिर ये 2 2 जार 4 हो गया। ठीक हो गया, उसका स्क्वायर कर देना है ना, तो हमारे ये उसी अनुपात में बढ़ते जाएंगे, इसीलिए कांस्टेंट को लेकर यानी कि 1 को लेकर इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बहुत डिटेल में इसको समझ लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपेक्षा है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। हम उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेंडल के जो लॉज थे उनको बेस लेकर कोरेंस ने थियरी को आगे बढ़ाया, फिर मॉर्गन ने उस पर काम किया, बहुत सारे लोगों ने जो ह्यूगो डीवरीज थे, स्टेमर्क थे या फिर कोरेंस थे, इन लोगों ने उस पर काम किया और फाइनली सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सबके सामने प्रपोज किया और उस थ्योरी को प्रूव करने का काम किया था मॉर्गन ने। तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, यानी कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद। तो अपेक्षा है आपको कंटेंट पसंद आया होगा और लगातार आप इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ पहले आपसे एक प्रश्न कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो नियम दिए थे उन्होंने जीन को किस नाम से संबोधित किया था या उन्होंने जीन को क्या कहा था। वो जो वहाँ पर प्रपोज करते थे, यानी कि जिनको हम कह रहे कि इनमें परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय जीन शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। तो जीन शब्द की जगह उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर लिखिएगा और लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।